प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि सोमवार और मंगलवार को हमने जो स्मृति कहानी पढ़ी थी तथा सुनी थी, वो कहानी हमें अच्छे से समझ आ गई होगी। उस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि लेखक के पात्र द्वारा एक तो हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात जो है वो अच्छे से सुननी चाहिए तथा माननी चाहिए। कैसे लेखक पूरे आज्ञाकारी थे तथा अपने भाई के कहने पर वो फटाफट से घर वापस आते हैं। उसके बाद जब उनके भाई ने उन्हें डाकखाने में चिट्ठियां डालने के लिए दी तो लेखक उन चिट्ठियों को डालने के लिए अपने छोटे भाई को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। किंतु बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, तो रास्ते में वो शरारतें करते जाते हैं। रास्ते में आने वाले कुएं में जब लेखक ढेला फेंकने के लिए झुकते हैं तो उनकी चिट्ठियां भी गिर जाती हैं। उस समय लेखक सोचते हैं कि मैं घर जाके झूठ ही बोल दूंगा कि चिट्ठियां डाकखाने में डाल दी, किंतु लेखक की अंतरात्मा ने उसे ये आज्ञा नहीं दी तथा लेखक ने फिर चिट्ठियों को निकालने का साहसिक फैसला लिया। तो इस तरीके से लेखक के पात्र द्वारा हमें जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, ये सीख मिलती है। इसके अलावा हमने कहानी में क्या पढ़ा कि बच्चे बचपन में क्या क्या शरारतें करते हैं। जैसे कि हमने लेखक की शरारतों को देखा, दूसरों के खेतों से फल तोड़कर खाना, आते जाते कुएं में ढेला फेंकना, पशु पक्षियों को तंग करना। तो इन सब बातों को पढ़कर सुनकर हमें अपना बचपन याद आता है, और इनमें से कुछ शरारतें तो ऐसी होंगी जो हमने भी की होंगी। तो बच्चों, ये थी हमारी स्मृति कहानी। तो आज हम स्मृति कहानी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ के पिछले अभ्यास में हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, हम उनके उत्तरों पर चर्चा करने के साथ साथ एक दो अतिरिक्त प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले आज के लेसन के लेसन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना। दूसरा उद्देश्य कठिन शब्दों के अर्थ समझाना तथा तीसरा उद्देश्य बच्चों की भाषा शब्दावली में वृद्धि करना। तो पहला प्रश्न, भाई के बुलाने पर लेखक के मन में किस बात का डर था? 2 दिन आप लोगों ने कहानी को अच्छे से सुना, पढ़ा तथा उसको समझा, तो अब तक आपको इसका उत्तर तो समझ आ गया होगा कि जब लेखक के भाई ने उसे घर बुलाया तो लेखक डर क्यों रहे थे घर जाने से। तो बच्चों, उत्तर कुछ इस तरह शुरू करेंगे कि लेखक जो है, जब दूसरों की बेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, तभी अचानक एक व्यक्ति आता है उसके गांव से। वो लेखक को कहता है कि आपके भाई साहब ने आपको जल्दी बुलाया है, घर चले जाओ। लेखक उसी समय घर के लिए निकल पड़ते हैं, किंतु रास्ते में जाते जाते वो सोचते हैं कि मैंने आज कौन सा अपराध कर दिया, भाई साहब ने एकदम घर क्यों बुला लिया। बहुत अधिक सोचने पर फिर लेखक के दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा होगा, किसी ने घर जाकर भाई साहब को शिकायत कर दी होगी कि मैं दूसरों की बेरी से बेर तोड़कर खा रहा हूँ, और आज इसी अपराध के कारण मेरी भाई साहब के सामने पेशी होगी और पिटाई तो पक्का होनी ही होनी है। तो इस तरह जब लेखक के भाई ने उन्हें घर बुलाया तो लेखक के मन में पिटाई का डर था कि आज भाई साहब से पिटाई होनी है। अगला प्रश्न, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि लेखक मक्खनपुर जो है पढ़ने के लिए जाता था और रास्ते में एक कुआं आता था। उस कुएं में
एक बड़ा ही भयानक जो है वो सांप रहता था। तो लेखक के साथ उसके दोस्त भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। तो लेखक और उसके दोस्तों की जो टोली थी वो पूरी बानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में एक सांप रहता है। लेखक ढेला फेंककर सांप की फुसकार सुनना बड़ा ही महान काम समझते थे कि हमने कुएं में ढेला फेंका, वो ढेला सांप को लगा और आगे से सांप ने फुसकार मारी। बच्चों में ढेला फेंककर प्रतिदिन सांप की फुसकार सुनने की जो प्रवृत्ति थी वो जागृत हो गई थी। हर रोज स्कूल जाते समय वो कुएं में ढेला फेंकते और सांप की आवाज़ सुनते तथा सांप की फुसकार सुनने के बाद वो खुद उस कुएं में बोलते तथा बाद में अपनी प्रतिध्वनि सुनने की जो लालसा थी वो भी उनके मन में रहती थी। इसीलिए जब वो मक्खनपुर पढ़ने के लिए जाते तो रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला ज़रूर फेंकते ताकि वो सांप की फुसकार जो है वो सुन सके। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये अब तक स्मरण नहीं। ये कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो हमारे अगले प्रश्न के अनुसार कि लेखक को ये बात याद नहीं कि सांप ने उस समय फुसकार मारी थी या नहीं। ये पंक्ति जो है लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करती है? तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा कि ये घटना 1908 ईस्वी की है और लेखक ने 1915 में मैट्रिकुलेशन 10th पास करने के बाद अपनी माँ को ये घटना बताई, अर्थात 7 साल बाद। तो लेखक क्या कह रहे हैं उस समय कि मुझे पूरी घटना याद नहीं। उस समय मुझे इतना पता है कि मैंने कुएं में फेंकने के लिए एक ढेला उठाया और जैसे ही मैंने वो ढेला कुएं में फेंका, अंदर जाकर वो ढेला सांप को लगा नहीं लगा, सांप ने उस पर से फुसकार मारी नहीं मारी, लेखक क्या कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं। पर इसके पीछे कारण क्या है? लेखक को क्यों याद नहीं? क्योंकि उस समय जैसे ही लेखक ने ढेला उठाकर कुएं में फेंका, लेखक ने भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां जो है वो अपनी टोपी में रखी थी और लेखक की वो सारी चिट्ठियां जो हैं एकदम से नीचे गिर जाती हैं। नीचे कहाँ? कुएं में। तो लेखक उस समय इतना ज़्यादा डर जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहानी में पढ़ा, जब उनके भाई ने उन्हें घर बुलाया था वो तो तभी इतना डर गए थे कि क्यों बुलाया होगा। किंतु अब तो भाई ने उन्हें समझा कर भेजा है कि ये चिट्ठियाँ जो हैं बड़ी अधिक ज़रूरी हैं, तो इन्हें शाम तक डाकखाने में डाल आना ताकि शाम की डाक के साथ ये चिट्ठियाँ निकल जाएं। तो इसलिए लेखक जो थे उस समय इतना डर गए कि उसके बाद लेखक को सांप तथा उसकी फुसकार जो है वो बिल्कुल ही भूल गई। लेखक तथा उसके छोटे भाई दोनों कुएं के किनारे बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बहुत अधिक डर जाते हैं। इसलिए लेखक को बाकी कुछ भी याद नहीं रहा। अगला प्रश्न, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने कहानी के अंत में आपको इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है वो समझाया था कि कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बच्चों को अपने जीवन में आज्ञाकारी बनना है, कैसे अपनी कर्तव्य जो हैं उनकी पालना अच्छे से करनी है, कैसे अपने जीवन में बहादुर बनना है, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो जिस समय लेखक को उसके भाई ने चिट्ठियाँ दी तो डाकखाने जाते समय क्या क्या हुआ आप सबको याद है। अभी पिछले प्रश्न में ही हमने चर्चा की है कि कैसे वो चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती हैं। तो अब लेखक के मन में अपने भाई साहब का बहुत अधिक डर था। चिट्ठियों को कुएं से निकालने का जो निर्णय है उसके पीछे सबसे पहला कारण क्या था? पिटाई का डर, क्योंकि दोनों भाई इतना घबरा गए थे, रोने लगे थे, उन्हें अपने भाई से पिटाई का डर था। इस डर के कारण उन्होंने चिट्ठियां कुएं से निकालने का निर्णय किया। किंतु इस निर्णय के पीछे एक और कारण था। केवल भाई की पिटाई का डर ही नहीं,
किंतु जिम्मेदारी की भावना, क्योंकि जब लेखक के भाई ने उन्हें वो चिट्ठियाँ दी थी तो समझाया था कि चिट्ठियाँ बड़ी ज़रूरी हैं, तो इसलिए लेखक की जिम्मेदारी बनती थी कि उन चिट्ठियों को सही सलामत डाकखाने तक पहुंचाए। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी लेखक ने कुएं से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? युक्तियां, तरीके। कुएं में चिट्ठियां थी, उसी कुएं में एक सांप था, अब चिट्ठियां निकालनी भी ज़रूरी थी। तो जब लेखक कुएं के अंदर चले जाते हैं तो चिट्ठियों को वहां से निकालने के लिए तथा सांप का ध्यान थोड़ा सा भटकाने के लिए लेखक ने क्या क्या तरीके अपनाए? तो उसमें सबसे पहले लेखक ने क्या सोचा था, अगर आप सबको याद हो? याद आया कुछ? अच्छी बात है अगर याद आ गया तो। सबसे पहले लेखक क्या सोचते हैं कि मैं अपने डंडे से सांप को दबा दूंगा, किंतु लेखक का ये एक्सपेरिमेंट तो क्या हो गया था? फेल। जैसे ही लेखक ने डंडा थोड़ा सा सांप की तरफ बढ़ाया, सांप ने उस पर वार किया, तो डंडे से सांप को दबाने का ख्याल तो लेखक ने छोड़ दिया। फिर लेखक ने क्या किया, जैसे ही सांप का फन पीछे हुआ, डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और चिट्ठियों का लिफाफा जो उठाने की कोशिश की। डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया। जैसे ही वो सांप के पास और चिट्ठियों के पास डंडा पहुंचा, सांप का जो आसन था, सांप की जो जगह थी वो बदल गई। और लेखक ने क्या किया, तुरंत ही उसने लिफाफे और पोस्ट कार्ड जो थे वो चुन लिए और अपनी धोती के एक किनारे से बांध लिए। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो अधिकतर 5 अंकों में पूछा जाता है। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इसकी शब्द सीमा जो है वो थोड़ी अधिक होगी। हाँ, हम अच्छे से इस उत्तर पर चर्चा करेंगे, किंतु आज की वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक ज़रूर दूंगी, जिस पे क्लिक करके आप एक बार दोबारा से इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो पढ़ सकते हो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पे। जब आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके थोड़ी सी हेल्प, उसकी मदद जो है वो ले सकते हो। तो कैसे कैसे लेखक कुएं में उतरा और कैसे कैसे उसने वहाँ से चिट्ठियाँ निकाली, इस साहसिक कार्य का वर्णन करना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? चिट्ठियाँ सूखे कुएं में गिर पड़ी थी, कुएं में सांप था, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना बड़ी ही बहादुरी का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लेखक ने कुछ धोतियाँ जोड़कर धोती के एक किनारे के साथ डंडा बांधा और धोती के दूसरे किनारे को एक वृक्ष के साथ बांधकर अच्छे से उसकी गांठ जो है पक्की करके अपने भाई को पकड़ा दिया। लेखक इसी धोती के सहारे कुएं में उतरा। जब वह धरातल के 4-5 गज ऊपर था, अर्थात कुएं की धरातल से, कुएं की धरती से वो थोड़ा सा ऊपर था, तो उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटका रहा ताकि वह उसके आक्रमण से बच जाए। कल भी हमने कहानी में पढ़ा था लेखक का सांप का पहला दर्शन। कैसे हुए थे लेखक को सांप के पहले दर्शन? जब वो कुएं में उतरा था, कुएं से थोड़ी सी ऊपर था, तो लेखक नीचे क्या देखते हैं कि सांप फन फैलाए बैठा है। अब लेखक ने सांप को धोती पर लटक कर मारना जो है वो संभव नहीं लगा। लेखक को क्या लगा कि अगर मैं धोती पर ऐसे ही लटका लटका सांप को मारने की कोशिश करूँगा या चिट्ठियाँ उठाने की कोशिश करूँगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि कुएं में डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया। सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया। लेखक ने डंडा फेंक दिया। डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया, सांप की जगह बदल गई। जैसे ही सांप दूसरे स्थान पर गया, लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और उन्हें अपनी धोती के एक छोर के साथ बांध लिया। अगला प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? बाल सुलभ शरारतें, बच्चों की शरारतें।
तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें बच्चों की कितनी ऐसी शरारतें हैं जिनके विषय में पता चलता है, जैसे दूसरों की बेरी से या दूसरों के जो फल के वृक्ष हैं उनसे बेर तोड़कर फल तोड़कर खाने का आनंद लेना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, कठिन तथा मुश्किल जो कार्य हैं वो करने, जानवरों और जीव जंतुओं को तंग करना, कुएं में ढेला फेंक कर खुश होना, माली से छिपकर फल तोड़ना और गलत काम करने के बाद सज़ा मिलने से डरना। तो इस तरह इस कहानी को पढ़कर हमें बच्चों की इन शरारतों के बारे में पता चलता है। और इसमें से कितनी सारी शरारतें तो आप लोगों ने भी पक्का की होंगी। हाँ जी, अब सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई होगी कि हाँ जी इसमें से कुछ शरारतें तो हमने भी की हैं, शायद इसमें से एक आधी शरारत मैंने भी की हो। तो हमारा अगला प्रश्न कि मनुष्य का अनुमान तथा उसकी योजनाएं कई बार कितनी उल्टी तथा मिथ्या साबित होती है, इस कहानी के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि लेखक से जब चिट्ठियां जो हैं वो कुएं में गिर जाती हैं, तो लेखक पूरी प्लानिंग के साथ कुएं में उतरता है कि मैं क्या करूँगा, जाते ही डंडे से सबसे पहले सांप को दबा दूंगा और सांप को दबाने के बाद अर्थात सांप को मारने के बाद फटाफट से अपनी चिट्ठियाँ उठाकर कुएं से बाहर आ जाऊंगा। किंतु जैसे ही लेखक कुएं के अंदर जाता है, अभी वो कुएं के धरातल से थोड़ा ऊपर थे तो लेखक ने सांप को देखा। सांप फन फैलाए ऊपर की ओर देख रहा था। इससे लेखक काफ़ी घबरा गया। तो उस समय लेखक ने सोचा कि मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, किंतु जब करने की बारी आती है, जब हम उस काम को करते हैं, तो कई बार हमारी योजनाएं जो हैं वो धरी की धरी रह जाती है और हम वैसा नहीं कर पाते। तो इस कहानी का अंतिम प्रश्न, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जिस दिन हमने पहले दिन ये कहानी पढ़ी थी, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि लेखक क्या कहते हैं कि कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए मैं अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे वो चिट्ठियां मिले चाहे ना मिले, किंतु मैं कोशिश करूंगा। अर्थात मनुष्य तो कर्म करता है, किंतु उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। मन चाहा फल अगर मनुष्य पाना चाहता है तो उसे कोशिश और प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। हाँ, उस कोशिश के बाद भी उसे वो मनचाहा फल मिलता है नहीं मिलता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं, ये तो उस शक्ति पर ही निर्भर करता है जो फल देती है। इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाए, योजनाएं बनाई। लेखक को उन योजनाओं में फेरबदल भी करना पड़ा, अतः उसे सफलता मिली। तो गीता में भी कर्म के महत्व को दर्शाया गया है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चे दिल से अच्छे तरीके से अपने कर्म को करना है, परमात्मा उसके लिए हमें फल जो है वो अवश्य देंगे। तो बच्चों, अब तक हमने जितने प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की वो आपकी कहानी के पिछले अभ्यास अर्थात बैक एक्सरसाइज में दिए गए थे। अब इन प्रश्नों को छोड़कर 2 प्रश्न और हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न है कि स्मृति कहानी का जो शीर्षक है क्या वो सार्थक है। अगर हम कहानी को देखें तो शीर्षक जो है वो उस कहानी के लिए सही बैठता है या नहीं। तो बच्चों, आपको भी इसका उत्तर जो है मिल गया होगा, एकदम से आपके मन में भी कुछ विचार आए होंगे कि स्मृति पाठ का जो शीर्षक है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि स्मृति का अर्थ क्या होता है, यादें, याद। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम सबके साथ अपने बचपन की एक याद जो है उसको बांटा है कि कैसे बचपन में एक बार लेखक गलती से या मजाक में अपने भाई द्वारा दी गई
बड़ी ही महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ जो हैं वो कुएं में गिरा देता है। और फिर कैसे भाई के डर से, जिम्मेदारी की भावना के कारण लेखक उन चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लेता है और किस तरीके से बड़े ही साहस के साथ लेखक फिर उन चिट्ठियों को निकालता है। तो स्मृति कहानी में लेखक ने अपने बचपन की एक घटना जो है वो हमारे सामने रखी है। इस तरीके से कहानी का शीर्षक जो है वो बिल्कुल सही है, उचित है। अतिरिक्त प्रश्नों में हमारा दूसरा प्रश्न कि कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक बचपन में सबसे अधिक प्रेम किससे करता था। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बचपन में लेखक एक तो सबसे अधिक प्रेम अपने बबूल के डंडे से करता था, क्योंकि उसी डंडे से लेखक दूसरे के खेतों में से बेर तथा आम तोड़ तोड़ कर खाता था। किंतु अगर हम कहानी का मध्य देखें, जब लेखक से चिट्ठियां जो हैं वो कुएं में गिर जाती हैं, तो उस समय लेखक को सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है कि काश माँ मेरे सामने आ जाए और मैं माँ को अपने गले से लगा लूँ और मेरी माँ एक बार मुझे कह दे कि कुछ नहीं हुआ अगर चिट्ठियाँ गिर गई। अर्थात मुश्किल में, मुसीबत में सबसे पहले लेखक को अपनी माँ की याद आई। तो इस तरीके से लेखक अपने बचपन में सबसे अधिक प्रेम जो था वो अपनी माँ से करते थे, क्योंकि मुश्किल में, मुसीबत में हमें जिसकी सबसे अधिक याद आए और हमें लगे कि सिर्फ वही व्यक्ति एक ऐसा है जो हमें मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, तो इसका मतलब कि हम उस व्यक्ति से सबसे अधिक स्नेह करते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे स्मृति कहानी के प्रश्नोत्तर जिन पर आज हमने चर्चा की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई मुश्किल आए तो मैं इस वीडियो के साथ साथ एक लिंक भी भेजूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के प्रश्नोत्तर दोबारा से पढ़ सकते हो। और आपके गृह कार्य में आज का जो काम है वो क्या है, आपने इन प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक्स में लिखना है। कोशिश करना कि जैसे मैंने इनके उत्तर समझाए हैं वैसे ही लिखो। हाँ, अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में मुश्किल आती है तो आप नीचे दिए गए जो लिंक हैं उस पर क्लिक करके प्रश्नों के उत्तर एक बार दोबारा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नई कक्षा में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। सदा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।